हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल स्टडी विथ ए टू में। मैं संजय कुमार प्रजापति। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले आपसे कोशिका के उस हिस्से को जिसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, यानी कह सकते हैं कोशिका के केंद्रक के बारे में अध्ययन करेंगे। कोशिका का केंद्रक कैसा होता है, यह कहाँ पाया जाता है और इसकी संरचना किस प्रकार की होती है। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको कोशिका के उस कोशिकांग के बारे में बताया था जो क्या करता है, तो जो आपको गोल्जी उपकरण, समझते हैं ना, गोल्जी उपकरण या गोल्जी काय के बारे में आपको बताया था, और साथ ही सेंट्रोसोम के बारे में बताया था। सेंट्रोसोम कैसे बने होते हैं और इसके क्या कार्य हैं। तो आइए बच्चों, कुल मिला के आज यहाँ हम समझते हैं कि कोशिका के वैसे हिस्से जो सबसे अहम है, यानी कोशिका केंद्रक के बारे में। तो हम आपको जैसा कि बता चुके हैं कि कोशिका की संरचना को कुल मिला के हम 3 भाग में पढ़ेंगे। पहले भाग में कोशिका के बाहरी आवरण के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर हम आपको पढ़ेंगे, क्या पढ़ चुके हैं, जहाँ पर हम आपको कोशिका के बाहरी आवरण जैसे कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बारे में बताया था। फिर आए थे कोशिका के मध्य हिस्से में, जहाँ पर हम आपको देखे थे कि कोशिका के द्रव के बारे में, कोशिका द्रव, और उस कोशिका द्रव में जितने अंगक मौजूद होते हैं उस अंगक के बारे में पढ़ा था। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्जी काय हो गया, सेंट्रोसोम हो गया और अंतःप्राद्रव्य जालिका हो गया। इस सब के बारे में हम अध्ययन कर चुके थे, जो था उस कोशिका के पूरे बीच का हिस्सा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कोशिका के आंतरिक हिस्से को। यह सबसे कोशिका के अंदर में यानी बीच में होता है, यानी कह सकते हैं यह सबसे आंतरिक हिस्सा है। क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। आइए ध्यान से समझते हैं कि केंद्रक की संरचना कैसे होती है और यह किस प्रकार का बना होता है, कहाँ पाया जाता है। तो पहला बात बच्चों कि जो ये कोशिका का केंद्रक होता है, यह सभी जीवित कोशिकाओं के बीच में पाया जाता है। जितना भी जीवित कोशिका है आपका, चाहे वह पादप का हो या फिर जीव जंतु का, जितना भी जीवित कोशिका है वो सभी जीवित कोशिकाओं के मध्य हिस्से में पाया जाता है आपका यह केंद्रक। इसको इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अब इसकी संरचना कैसे होती है और यह कैसा दिखता है। तो ध्यान से समझिए, यह आपका उस केंद्रक का फिगर है जो एक कोशिका के मध्य हिस्से में पाया जाता है। ध्यान से समझिए। अब जो है बच्चों, इस केंद्रक के बाहर दोहरी झिल्ली नुमा संरचना होती है। कैसी? तो दोहरी झिल्ली नुमा संरचना होती है, ठीक है ना, जिसको कहते हैं केंद्रक झिल्ली। क्या कहेंगे? केंद्रक झिल्ली। यहाँ देखिए, जिसको क्या कहेंगे हम? केंद्रक झिल्ली कहते हैं। लिखते जाइए आप, ठीक है ना। कोशिका केंद्रक के बाहर जो झिल्ली होती है उस झिल्ली को दोहरी झिल्ली कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गई? दोहरी झिल्ली कहते हैं। अब यह दोहरी झिल्ली जो है, ये दोहरी झिल्ली बीच में छिद्र होती है। यहाँ देख रहे हैं छिद्र, यहाँ देख रहे हैं छिद्र, यहाँ देख रहे हैं छिद्र, यहाँ देख रहे हैं छिद्र। तो बीच में क्या होती है? छोटी छोटी छिद्र होती है, जिसको हम कहते हैं केंद्रक छिद्र। क्या कहते हैं? केंद्रक छिद्र कहते हैं, ठीक है ना। यानी बीच में जो छोटा छोटा छिद्र होता है उस छिद्र को हम केंद्रक छिद्र कहते हैं। अब बात क्या है, तो कोशिका और केंद्रक के बीच में जो द्रव भरा होता है उस द्रव को, जैसे मान लीजिए ये आपका है कोशिका, ये आपका क्या है? कोशिका, और ये है आपका केंद्रक। तो इसके बीच में जो द्रव भरा जाता है इस द्रव को कहते हैं कोशिका द्रव। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव्य, ठीक है। और केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा जाएगा उस द्रव को कहते हैं हम केंद्रक द्रव्य। क्या कहेंगे? केंद्रक द्रव्य। यहाँ लिखा हुआ है, हम बारी बारी से आपको लिखाते भी जाएंगे, ठीक है ना, या फिर आप नोट करते जाइए, ठीक है। उस द्रव को कहते हैं केंद्रक द्रव, ठीक है। केंद्रक द्रव समझ। अब है क्या कि इसके अंदर
धागे नुमा संरचना होती है। केंद्रक के अंदर जो होगी कुछ इस प्रकार धागे नुमा क्या होती है, संरचना होती है। इस धागे को कहते हैं क्रोमोटिन जालिका। क्या कहते हैं, अंदर में क्रोमोटिन जालिका होती है और इससे इस केंद्रक से सटे अंतःप्राद्रव्य जालिका होते हैं। इसको इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और इसे ER से सूचित करते हैं। हम इस चीज़ को आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। ये कोशिकाओं में पिलर की भांति कार्य करता है, ठीक है ना। अब बारी बारी से हम यहाँ लिखते जाएंगे, समझाते जाएंगे और आप इसको समझकर नोट करते जाइएगा, ठीक है ना। हम इधर से इसको मिटा देते हैं और बारी बारी से सबके बारे में लिखते जाते हैं, ठीक है ना। तो पहला बात हम इसके बारे में लिखेंगे, केंद्रक के बारे में, कि यह जो है यह कोशिका के अंदर कोशिका के अंदर यानी उसको कह सकते हैं बीच में, कोशिका के अंदर बीच में एक गोल संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, जिसे केंद्रक कहते हैं, जिसे क्या कहेंगे, केंद्रक कहेंगे। आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, इसको क्या कहेंगे, केंद्रक कहेंगे। पहला पॉइंट की बात, ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे, केंद्रक कहेंगे। अब ध्यान से समझिए दूसरा बात कि केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा होता है उस द्रव को हम क्या कहेंगे, केंद्रक द्रव कहते हैं। यानी केंद्रक के अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। आप इसको नोट करते जाइएगा, केंद्रक द्रव्य कहते हैं, ठीक है। आप इसको बढ़िया से नोट करते जाइए, इसको क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा बात है बुआ, नेक्स्ट बात, यह जो केंद्रक होता है इसमें दोहरी झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है। इसमें दोहरी झिल्ली की संरचना होती है, दोहरी झिल्ली की संरचना होती है जिसको क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं, ठीक है ना। यानी इस कोशिका के बाहर एक झिल्ली होगी और इसी झिल्ली को कहते हैं केंद्रक झिल्ली, ठीक है ना। आप यहाँ तक नोट कीजिए बारी बारी से आराम से, इसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं, नोट करते जाइए। आगे समझिए, इस झिल्ली को कहते हैं केंद्रक झिल्ली। अब इसी झिल्ली में ध्यान से समझिए अगला पॉइंट, इस झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, केंद्रक छिद्र कहते हैं, जिसे केंद्रक छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक छिद्र। अब ध्यान से समझिए, केंद्रक छिद्र हो गया, यहाँ तक समझ गए। कोशिका के यानी कोशिका के अंदर बीच में जो गोलनुमा संरचना पाई जाती है उसी को केंद्रक कहते हैं, केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा होता है उसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और यह जो है दोहरी झिल्ली से बना होता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं, केंद्रिका झिल्ली या केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसी झिल्ली में छोटा छोटा क्या होता है, छेद होता है और इसी छिद्र को कहते हैं केंद्रक छिद्र। अब ध्यान से समझिए यह केंद्रक छिद्र होता क्यों है। तो बाबू हम यहाँ समझा चुके हैं
या फिर यहाँ ध्यान से समझ सकते हैं आप कि मान लीजिए ये कोशिका है, ठीक है ना, ये कोशिका है। ऐसे इसका परफेक्ट फिगर कोशिका का हम बता चुके हैं। ये मान लीजिए कोशिका है और ये केंद्रक है। यह क्या है? केंद्रक है। अब इस केंद्रक में छोटा छोटा क्या होता है? छेद होता है। मान लीजिए यहाँ छेद है, 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 यहाँ छेद है। ये छोटा छोटा छिद्र है कोशिका के अंदर। ये छोटा छोटा क्या है? छिद्र है। यहाँ छिद्र है केंद्रक के अंदर, कोशिका के केंद्रक के अंदर छिद्र है। तो यह छिद्र क्या करता है? ध्यान से समझिए इस छिद्र को। तो यहाँ जो लिक्विड भरा होता है यहाँ कोशिका में, जिसको कहते हैं कोशिका द्रव्य, यानी इस कोशिका द्रव्य में जो द्रव होता है और इस केंद्रक में जो द्रव होता है, इस केंद्रक वाले द्रव को, इस द्रव को कहते हैं केंद्रक द्रव और कोशिका वाले द्रव को कहते हैं कोशिका द्रव। ठीक है। अब क्या करता है? यह छिद्र जो है इस द्रव को इस द्रव से मिला के रखता है, यानी केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच आदान प्रदान की क्रिया करती है। इसी छिद्र से केंद्रक द्रव्य कोशिका द्रव्य तक जाती है और कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य तक जाती है, इसी छिद्र से। ठीक है ना, यहाँ एक छिद्र होता है। ठीक है, इसी छिद्र से ये केंद्रक द्रव्य कोशिका द्रव्य तक जाती है, कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य तक। ये एक दूसरे के संबंध को बनाए रखता है। किसके संबंध को? तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बीच के संबंध को जोड़ के रखता है यह छिद्र। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर यह छिद्र नहीं होता, तो यह छिद्र नहीं होता तो क्या होता? तो बाबू यह होता कि इसमें जो केंद्रक द्रव्य भरा है ये बाहर नहीं जाता, और बाहर में जो इसके चारों ओर जो द्रव भरा हुआ है, कौन सा द्रव? केंद्रक, यानी उसको कोशिका द्रव। वह कोशिका द्रव इस केंद्रक तक नहीं पहुंचता और केंद्रक का द्रव बाहर नहीं जाता। ठीक है ना, तो केंद्रक द्रव्य बाहर और कोशिका द्रव्य जो अंदर आता है यह इसी छिद्र से आता है। इसी छिद्र से, इस छिद्र को क्या कहते हैं? केंद्रक छिद्र। इसी छिद्र से अंदर बाहर आने जाने का काम करता है। यहाँ तक स्पष्ट हो गए? आप इसको नोट कीजिए, फिर इधर मिटाते हैं और इसमें डिटेल्स में चर्चा करते हैं। नोट कर लीजिए। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस धागे के बारे में, क्रोमोटिन जालिका। अब होता क्या है? इस केंद्रक के अंदर जो कोशिका द्रव यानी केंद्रक द्रव होता है, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव। तो केंद्रक के अंदर जो द्रव होता है यानी केंद्रक द्रव्य, उसमें एक धागे नुमा संरचना पाई जाती है। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, ये धागे नुमा जो संरचना आपको दिख रही है, इसको कहते हैं क्रोमोटिन जालिका। क्या कहते हैं? क्रोमोटिन जालिका। हम लिख देते हैं कि केंद्रक द्रव्य के अंदर एक धागे नुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्रोमोटिन जालिका कहते हैं। लिख देते हैं। अगला पॉइंट है केंद्रक के अंदर, केंद्रक के अंदर धागे नुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्रोमोटिन जालिका कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? क्रोमोटिन जालिका कहते हैं। यानी ये जो धागा नुमा संरचना देख रहे हैं ना, ये क्रोमोटिन जालिका कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रोमोटिन जालिका। अब ध्यान से समझिए इस क्रोमोटिन जालिका के बारे में। यह जो जालिका है, यह जालिका क्रोमोटिन जालिका डीएनए और प्रोटीन की बनी होती है। कौन? यह क्रोमोटिन जालिका। लिख देते हैं क्रोमोटिन जालिका डीएनए और किसके? प्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? तो यह डीएनए और प्रोटीन की बनी होती है। अब ध्यान से समझिए क्या होता है।
तो यह जो डीएनए और प्रोटीन की बनी होती है, तो डीएनए क्या करता है, तो डीएनए क्या करता है, वह आनुवांशिक को एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी तक पहुंचाता है। यानी कह सकते हैं कि जो हमारे पिछले पीढ़ी थे उनके डीएनए में जो आनुवांशिक का लक्षण था वह लक्षण मेरे में आएगा, और हमारा जो आनुवांशिक लक्षण है वो हमसे अगले पीढ़ी में जाएगा। ठीक है ना। तो यह पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक लक्षणों को आगे बढ़ाता रहता है। ठीक है ना, इसको समझ में आ गया। यानी ये जो यानी धागे नुमा संरचना है कोशिका केंद्रक के अंदर, इसको क्रोमोटिन जालिका कहते हैं, और यह क्रोमोटिन जालिका डीएनए और प्रोटीन की बनी होती है। यह क्या करता है, तो यह आनुवांशिक को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाने का काम करता है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला पॉइंट में बात करते हैं। ठीक है ना, ताकि आपको लिखने में सहूलियत हो, समझने में आसानी हो, इसलिए आप इसको आराम से इजीली लिखते जाइए, समझते जाइए। ठीक है ना, इसको नोट कीजिए, फिर अगला पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट, आइए बच्चों अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि जब यह कोशिका विभाजन होता है, जब कोशिका विभाजन करती है, तो कोशिका विभाजन के समय हर हाल में केंद्रक में भी विभाजन होता है, यानी केंद्रक भी अलग होता है। तो केंद्रक जब अलग होता है तो इसकी जो ये धागे नुमा संरचना आप देख रहे हैं, यह भी खंडित होता है, और यह खंडित होकर एक छड़ जैसी संरचना का निर्माण करता है। ठीक है ना, यानी क्रोमोटिन जालिका कोशिका विभाजन के समय एक लंबी छड़ के समान एक संरचना प्राप्त कर लेती है। उसी संरचना को क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है ना, हम यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय क्रोमोटिन जालिका विभाजित होकर एक छड़ के समान संरचना प्राप्त करता है, जिसे गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र या क्रोमोसोम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहलाता है, गुणसूत्र बनता है। ठीक है ना, यही जालिका जब कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन के समय यह जालिका टूटकर एक छड़ के समान संरचना प्राप्त कर लेता है, और उसी छड़ नुमा संरचना को क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणसूत्र। गुणसूत्र के बारे में हम स्पेशल इसी वीडियो में नेक्स्ट में चर्चा करेंगे। पहले आप समझ लीजिए गुणसूत्र। ठीक है ना, अब यह गुणसूत्र का जो निर्माण किया है, यह गुणसूत्र क्या करता है, तो इसी गुणसूत्र में एक जीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जीन। ठीक है ना, डीएनए और प्रोटीन मिलकर एक जीन बनाता है जो आनुवांशिक के लक्षण को दर्शाता है। वह जीन जीवन के प्राथमिक इकाई है। ठीक है ना, क्या बनाता है, जीन का निर्माण करता है। ठीक है ना, आप इसको नोट कर लीजिए, तब बताएंगे केंद्रक के कार्य को। अभी तक इसकी संरचना थी, अब हम बात करते हैं इसके कार्य को। पहले इसकी संरचना को आप नोट कर लीजिए, फिर बारी बारी से चर्चा करेंगे इसके कार्य को। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए बच्चों समझते हैं केंद्रक के कार्य को। केंद्रक का क्या कार्य है। अभी तक हम इसकी बनावट के बारे में देखे थे, इसकी संरचना के बारे में देखे थे। अब बात कर लेते हैं इसके कार्य को। इसका क्या कार्य, तो ध्यान से समझिए। पहला काम है कि यह कोशिका को क्या करता है, कोशिका की रक्षा करता है। कोशिका की क्या करता है, यह सुरक्षा करता है, रक्षा करता है। किस प्रकार से यह कोशिका की रक्षा करता है, तो ध्यान से समझिए, क्योंकि सब कर्ता धर्ता सर्वे सर्वा यही है। यह जो कहेगा वही होगा। ठीक है ना, तो कुल मिला के यह कह सकते हैं कि कोशिका को
यह रक्षा करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अगर यह अब काम करना बंद कर दे तो पूरी कोशिका का जो फैमिली है, एक पारिवारिक समूह है, वह बिखर जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा काम है कि कोशिका विभाजन केंद्रक की उपस्थिति में होता है, यानी जिस कोशिका में केंद्रक नहीं है उसमें कोशिका विभाजन पॉसिबल नहीं है। जब तक केंद्रक नहीं होगा, यानी ये पूरा सिस्टम जब तक किसी कोशिका में नहीं होगा, उस कोशिका में विभाजन होने वाला नहीं है। उस कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होगा, कोई भी प्रकार का विभाजन नहीं होगा। दूसरा अगला है, कुछ जीवों में कोशिकीय विभाजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कुछ जीवों में कोशिकीय विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है ना। या फिर कह सकते हैं कि कोशिकीय जनन में कुछ जीव जो होते हैं जिसमें क्या करता है, उसके जनन में, हम यहाँ लिख देते हैं कुछ जीवों के कोशिकीय जनन में, यहाँ जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे कोशिकीय जीव हैं जो एक कोशिकीय जीव होंगे, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। तो ये सभी जो एक कोशिकीय जीव हैं, इस एक कोशिकीय जीव में कोशिका का जो केंद्रक होता है उसके जनन करवाने में, जैसे अमीबा जो जनन करता है वो विखंडन विधि से जनन करता है, यानी अपने आप को तोड़ के क्या करता है, अलग कर लेता है। तो उस दरमियान जब अमीबा जनन करके, विखंडन विधि से जनन करके वो अपनी कोशिका को क्या करता है, अलग करता है, अपना जनन करता है, एक से दो होने चाहता है, तो उस हालात में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसी केंद्रक का होता है, ठीक है ना। इसी केंद्रक का, केंद्रक भी टूट के दो बन जाते हैं उस अमीबा में जब विखंडन विधि से वह जनन करता है। तो कहा जाता है कि कुछ ऐसे कोशिकीय जीव हैं जिनके जनन में यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला पॉइंट है कि यह प्रोटीन संश्लेषण करने के लिए, यानी प्रोटीन का संश्लेषण के लिए कोशिकीय आरएनए उत्पन्न करता है। यानी जब प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का जब पाचन होता है, प्रोटीन पचाता है, तो वहाँ पर यह क्या करता है, कोशिकीय आरएनए उत्पन्न करता है। हम आपको बताए थे कि प्रोटीन का जो संश्लेषण करता है वही देखिए अंतःप्राद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो दो प्रकार के होते हैं, एक स्मूथ और एक स्मूथ होता है और एक होता है आपका खुरदरा, ठीक है ना, स्मूथ और रफ। तो रफ साइड वाला में यहाँ देखिए जहाँ दाना दाना जैसा संरचना है, ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है ना। और यहाँ देखिए यह प्लेन वाला है, यह आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी चिकनी अंतःप्राद्रव्य जालिका। और यह आपका जो है यह खुरदरी अंतःप्राद्रव्य जालिका, ये भी आपका खुरदरी अंतःप्राद्रव्य जालिका है, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इधर देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ देखिए यह है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम ये बात इसलिए बता रहे हैं कि यही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो छोटे छोटे दाने दिखाई दे रहे हैं, यही दाना आपका राइबोसोम है। और यही राइबोसोम प्रोटीन का क्या करता है, संश्लेषण करता है। तो जब यह प्रोटीन का संश्लेषण कर रहा होता है, तब यह केंद्रक आरएनए बनाना शुरू करता है। क्या बनाना शुरू करता है, आरएनए। जैसे ही आरएनए बनाएगा तो आरएनए बनाने के दरमियान में इसका प्रोटीन का क्या हो जाएगा, संश्लेषण होगा। एक्चुअली प्रोटीन का संश्लेषण हमको खुरदरी अंतःप्राद्रव्य जालिका करता है, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, आर करता है, इसके ऊपर जो राइबोसोम उपस्थित होते हैं। लेकिन इसको संश्लेषण करने के लिए, प्रोटीन का संश्लेषण करने के लिए इसको आरएनए की आवश्यकता होती है, जो आरएनए यही केंद्रक बना के देता है, ठीक है ना। तो जब प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा होता है तो उस दरमियान में आपको यह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो राइबोसोम उपस्थित होते हैं, उसको यह केंद्रक क्या बना के देता है, डीएनए निर्माण करके देता है, डीएनए बना के देता है, ठीक है ना। आप इसका कार्य देख लिए, ठीक है ना। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, आपको एक अलग टॉपिक
इसी का अलग टॉपिक, ये जो धागे नुमा संरचना दिखाई दे रही है, इसी धागे नुमा संरचना को खींच के जब हम आपको दिखाएंगे तो आपको दिखाई देगा गुणसूत्र। उसी गुणसूत्र के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर ले और दोस्तों के साथ खूब शेयर करें, ठीक है ना। तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए।